हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. So, ओके ओके। काफी अच्छा पेपर था। अटेम्प्ट किया था आप लोगों ने? हम्म। yes, sir. पेपर का लेवल इतना टफ नहीं था, ठीक है। और आपको एक आइडिया भी लग गया होगा जेई में कैसे पेपर आते हैं। अभी 2 दिन और है। इन 2 दिन में भी आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, राइट? ठीक है। ताकि होगा क्या ना, पेपर अटेम्प्ट करके जब क्लास डिस्कस करोगे तो आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। एक मिनट है बच्चों, एक। सॉरी बच्चों, आपको आवाज आ रही है मेरी अभी? हेलो। Yes, sir. ठीक है। तो मैं बोल रहा था ये पेपर अटेम्प्ट जरूर कर लेना, इससे फायदा मिलेगा आपको। कोशिश करना 1 घंटे में फिनिश करने की, ठीक है। और टारगेट रखना कि 10-12 क्वेश्चन अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पीवाईक्यू क्लासेस में कर रखे हैं। तो 10-12-15 क्वेश्चन तक आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। और इसका डिस्कशन भी अगेन इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे में हम कोशिश करेंगे डिस्कशन को फिनिश करने की, और ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। और जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे जो इजी जो आपने छोड़े वो डुएबल थे, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। बोलो, करना है Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. ठीक है, रिस्पॉन्स करते रहना, सबको रिस्पॉन्स करना है। एक दो ने, एक दो बच्चे नहीं, सारे करेंगे। चलो अब देखो, ये 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेते, गिवन डेटा उतार लेते हैं, देखते हैं अगर हो पाएगा तो डुएबल है कि नहीं। एक ग्रुप ए है जिसके अंदर 7 बॉयज 3 गर्ल्स हैं, ये ग्रुप ए आपका। ग्रुप बी है जिसमें 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ऐसे बना लिया करो एग्जाम में भी, उससे क्लैरिटी रहती क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज इन विच 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज हैज टू बी इनवाइटेड। इनमें से 4 गर्ल्स इनवाइट करनी है और 4 बॉयज इनवाइट करना है, ठीक है। फॉर अ पिकनिक इफ 5 ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप ए, इससे 5 लोग होने चाहिए और बच्चे भी 3 इससे होना चाहिए। 5 ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप ए एंड रिमेनिंग 3 फ्रॉम द ग्रुप बी। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 2-2 कंडीशंस हैं। एक तो 4 गर्ल्स 4 बॉयज होना चाहिए, पहली कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन, इन 8 मेंबर में से 5 मेंबर ग्रुप ए से आना चाहिए, 3 मेंबर ग्रुप बी से आना चाहिए। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जहां पे 2 अलग अलग कंडीशन है, तो हमें केसेस ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अलग अलग केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे आप बताओ, 4 गर्ल्स चाहिए, 4 बॉयज चाहिए, है ना। और 5 मेंबर ग्रुप ए से आना चाहिए, 3 मेंबर ग्रुप बी से आना चाहिए। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं बताओ? क्या करें, थोड़ा सोचो जरा, क्या क्या केसेस पॉसिबल है ताकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। एक आधा बता दो कोई भी एक, अगर एक दो बता दिए तो फिर अपने आप धीरे बाकी भी अपने आप बन जाएंगे। एक बार अपनी तरफ से कोशिश करो, बोलो। ग्रुप ए से 4 बॉयज 1 गर्ल और बाकी के बी से। अच्छा, ग्रुप ए से पहले सिलेक्ट कर ले तो बी से फिर अपने आप सिलेक्ट कर। अच्छा, आप ग्रुप वाइज जाना चाहते हो, ठीक है। ग्रुप ए में मान लो 5 चाहिए, तो 5 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 4 बॉय 1 गर्ल। तो फिर यहाँ के लिए यस सर। पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 3 गर्ल, है ना, यस सर। क्योंकि टोटल गर्ल भी 4 होनी चाहिए। केस 2 बताओ, 4 बॉय हो गए, अब क्या हो सकता है? 3 3 बॉय बॉय 2 गर्ल। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बॉय 2 गर्ल, 2 गर्ल। करेक्ट है। केस यस सर। थर्ड,
कि यहाँ से 2 2 boys. बॉय 3 गर्ल्स आ जाए, तो फिर इधर बनेगा 2 बॉयज 1 गर्ल। अब देखो इसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि अगला 4 गर्ल आएगा। 4 गर्ल अपने पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि टोटली 3 गर्ल्स अवेलेबल, तो 3 ही केस बनेंगे, हाँ है ना। तो या तो Yes, ये होगा sir. या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इन तीनों केसेस का हम तरीका निकाल लेते हैं और फिर तीनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बताओ पहले काम को करने कितने तरीके। ग्रुप 1 से मुझे 5 बॉय 1 गर्ल लेना है, तो बताओ इस काम को करने कितने तरीके। सॉरी 4 बाय 1 गर्ल। बॉयज के लिए कितने ऑप्शन है देखो ध्यान से। 4 गर्ल्स, 7C4. 7 वेरी गुड 7, 7C4 वेरी गुड 7C4। इसमें 4 बॉयज हो गए। गर्ल्स को लेने के yes, 3C1. 3C1 और यहाँ पे 3 गर्ल को लेने के 5C3. 5C3। वेरी गुड। देखा आपने, एक बार ये चीजें करी अपन ने, इसके बाद तो अपना फंडामेंटल अप्लाई करना है। इसी तरह सब ये भी हो जाएगा 7C3 3C2, फिर बॉयज के लिए 6C1 5C2 और लास्ट वाला 7C2 3C3 6C2 5C1। इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो आप देखो सिस्टमेटिकली लिखोगे ना, ये ऐसा नहीं कि मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ये तरीका ही ऐसा होता है ताकि चीजें आपको क्लियरली दिखे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या कंडीशन है और कैसे केसेस बनाए उनको ऐड करना। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन आ सकता है, आए तो एक बार ट्राई जरूर करना। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हर बार बोलते हैं स्टैंडर्ड है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये भी क्वेश्चन डुएबल था, ये कर लिया था सबने। Yes, sir. इनफाइनाइट Yes, सॉल्यूशन की एक ही Yes, कंडीशन sir. होती है कि डेल्टा आपको 0 से इक्वेट करना है। अब यहाँ पे 2 अननोन है लेमडा और म्यू, तो डेल्टा 0 से इक्वेट करो, फिर एक आधा डेल्टा एक्स भी 0 से इक्वेट कर दो, वहां से लेमडा और म्यू में 2 कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके एक लेमडा और म्यू में कंडीशन आएगी, दूसरा आप चाहो तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जो भी निकालना हो निकाल सकते हो। डेल्टा वाई निकाल लो, डेल्टा वाई कितना हो जाएगा 1 to 14, कॉन्स्टेंट टर्म इस यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे, -3 5 और म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास म्यू आ जाएगा और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लेमडा। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. लेमडा म्यू की कंडीशन आएगी, म्यू की वैल्यू इधर रख देना तो लेमडा आ जाएगा, है ना। ओके, ये एक बार खुद से कर लेना। हो गया, आंसर मैच कर रहा था सबका। Sir, 12 आ रहा था. yes, ठीक है, इसके सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा, पर ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, इसकी प्लीज प्रैक्टिस करा करो, हो सकता है वापस इस बार फिर आए। नेक्स्ट, ये किया था किसी ने। देखो मैं हर बार कहता हूँ ना, जेई क्वेश्चन कभी कभी दिखने में अजीब दिखाएगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सेट ए को ध्यान से पढ़ो, x बिलोंग्स टू, एकदम नॉर्मल पढ़ना है, घबराना नहीं क्वेश्चन को देख के, जो दिया बस इतना सा लिख लो। सेट ए में क्या बोला गया, क्या इक्वेशन है, log ऑफ 2 बाय पाई मॉड साइन एक्स। हमको कोशिश करना है एटलीस्ट कम से कम 1 मिनट तो दें, 1 मिनट बाद अपने आप पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं होगा, छोड़ देना फिर अगर नहीं हो तो। लेकिन क्वेश्चन की शक्ल को देख के मत छोड़ो, बार बार एक ही चीज में बोलता हूँ। आप खुद बताओ इस स्टेप के बाद अगली स्टेप क्या रहेगी। Log MN. लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, बेस सेम है, लॉग ए Yes, प्लस sir. लॉग बी बेस सेम है, प्रोडक्ट हो जाएंगे आपस में। प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बहुत बढ़िया, इक्वल टू 2। अब बताओ अगली स्टेप बताओ। सोचो और बताओ क्या करें, आपको ही बताना है। सर जो ब्लॉक दिमाग, की प्रॉपर्टी लगा sir दीजिए। sin to x में कन्वर्ट हाँ। कर सकते हैं। हाँ ठीक है, एक तो साइन को आप कन्वर्ट कर देना साइन 2x में, और वो लॉग के और साथ सर क्या लॉग को नीचे ले आएंगे, लॉग 2 बाई पाई को उधर जाके मल्टीप्लाई कर सर देंगे। दोनों वेरी गुड, तरफ बहुत से बढ़िया। log रिमूव कर सकते हैं term। हाँ लॉग रिमूव करना है तो ये इसको आप उधर भेज सकते हो, तो ये पावर में चल जाएगा। इधर क्या बचेगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये उधर जाके क्या चल जाएगा, पावर में। ऐसे ही होता है ना, सॉरी 2 बाय पाई की पावर 2 होता है, हाँ है ना, ऐसा कुछ होता है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir.
और यहाँ पे अगर आपको करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से डिवाइड, तो इधर आपका हो जाएगा sin 2x, है ना। 2 को भी आप चाहो तो उधर भेज सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब अपॉन पाई स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्लियर है। यस सर। तो देखो यहाँ तक तो आ गए अपन। क्वेश्चन में था क्या एक्चुअली, सेट ए आपको दिया था, तो यहाँ से आपका x निकलेगा कोई ना कोई, मॉड ऑफ साइन x इक्वल टू समथिंग। अब देखो ये इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। अब आपको देखो सॉल्यूशन निकालना नहीं है, ध्यान से पढ़ो, लास्ट में निकालना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे ये पता करना है। तो यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है एक्चुअली, कि इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे। यहाँ से क्या पता करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप मुझे कोई तरीका बता सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करने के क्या तरीके। आपको बहुत बार बताया है, इधर देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इधर एक कांस्टेंट टर्म है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करने के क्या तरीका होगा, याद करो। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 2 3 4, इसको पता करने के क्या तरीके होंगे। सब ग्राफ से कर लेंगे। वेरी गुड, ग्राफ से कर लो। कभी भी देखो एक चीज नंबर ऑफ सॉल्यूशन का पूछते हैं, एक ये चीज है ना, आज क्लास के बाद अपने इंडेक्स कॉपी में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आया क्लासेस में कि जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया और दो अलग अलग टाइप की इक्वेशन हो, एलएचएस आरएचएस में, हमेशा दोनों के ग्राफ बना लो और वो दोनों आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ये पता कर लो। याद रखोगे आप सब लोग, बताओ क्या बोला मैंने, वापिस बोल रहा हूँ, हिंदी में लिख लेना कॉपी में अपनी। जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करने हो और एलएचएस आरएचएस में दो अलग अलग तरह की इक्वेशन हो, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, एलएचएस आरएचएस दोनों का ग्राफ बना लो और देख लो कि दोनों आपस में कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे देगा। आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता करना, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। देखो एलएचएस में आपके पास sin 2x मॉड sin 2x का ग्राफ है, तो मॉड sin 2x का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, यस है सर। ना। और ये क्या है इधर आरएचएस में, y इक्वल टू सम कांस्टेंट। आरएचएस में क्या है, y इक्वल टू सम कांस्टेंट है ना, y Yes, इक्वल sir. टू 8 अपॉन पाई स्क्वायर। अब ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू मैक्सिमम साइन की वैल्यू तो 1 होगी मैक्सिमम। ये 8 अपॉन पाई स्क्वायर कहाँ आएगा, 1 के ऊपर के 1 के नीचे, 1 के नीचे, नीचे 1 के नीचे आएगा, क्योंकि पाई स्क्वायर मतलब कितना होगा, नियरली 9 इक्वल टू 10 9 पॉइंट समथिंग है ना, मतलब जो भी आएगा 9, यस सर ठीक है। और ऊपर 8 है, तो नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर, तो ये नंबर 1 से छोटा होगा, तो इसका ग्राफ नीचे ही आएगा, है ना। यस सर। अच्छा, लेकिन हमको क्वेश्चन में एक चीज होगी, मैंने देखो कहां से कहां तक जाना है, 0 से पाई, 0 से पाई। तो 0 से पाई में 0 से ग्राफ पाई। कंसीडर, तो 0 से पाई वाला ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं, 0 से पाई में। अच्छा अब देखो sin 2x है, तो 0 से पाई में ग्राफ क्या होगा, देखो जब x को आप 0 रखोगे तो 0 आएगा, x को पाई/2 रखोगे तो पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यस सर। x को पाई/2 रखोगे तो ये पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर x को आप रखोगे क्या रखोगे, पाई रखोगे तो 2 पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2x है ना, sin x नहीं है, sin 2x है। तो sin 2x का ग्राफ 0 से पाई में ऐसा बनेगा, क्लियर है। यस सर। ग्राफ है y Yes, sir. इक्वल टू sin 2x का ग्राफ, तो y इक्वल टू sin 2x का मॉड sin 2x का ग्राफ हमने बना दिया ब्लू कलर से। और ये जो लाइन है ये क्या है, y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सिंस ये नंबर 1 से छोटा है, तो ये लाइन आपकी हो जाएगी y इक्वल टू 8 बाई पाई स्क्वायर। दोनों कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 जगह। दो। मॉड नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, 2। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, क्या ये आसान था, बोलो, बस थोड़ा सोचना था आपको, यस सर। ठीक है। सर मॉड नहीं लेना था क्या, Yes, sir. अच्छा सॉरी मॉड, हाँ सॉरी मॉड भूल गया मैं, मॉड है तो ये ऊपर जाएगा, अरे हाँ है ना, Yes, मॉड sir. साइन एक्स तो ये ऊपर चला जाएगा, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे बच्चों, 4 हाँ मॉड था, अब दिमाग से निकल गया, ये मॉड था, मॉड ऐसा तो ग्राफ ऊपर आएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आए। अब ये तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में क्या करना था, अब बी सेट देखो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से सब लोग। बी में क्या बोला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। इक्वेशन क्या है, √x इंटू √x माइनस 4 माइनस 3 मॉड √x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या बात समझ में। अब इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। जब भी मॉड दिखता है क्या दिमाग में आता है आपके, ये मॉड है, यहाँ पे इस मॉड का क्या करोगे,
बोलो। रूट एक्स माइनस टू इक्वल टू 0. हाँ मतलब इसको डिफाइन करना पड़ेगा हमें मॉड को, यस सर. है ना। इस मॉड को देखो, हमेशा मॉड्यूलस वाली इक्वेशन आती है ना तो घबराने का नहीं, उसके हमेशा दो केसेस बना लिया करो। जैसे बी का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रूट एक्स माइनस 4 माइनस 3 मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, मॉड है तो मॉड के लिए मुझे हमेशा केसेस बनाने पड़ेंगे। उसके जब तक मॉड डिफाइन नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं कर सकता। हमेशा मॉड्यूलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शनल फंक्शन हो, जब तक हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मॉड कहाँ पे डिफाइन होता है, जहां पे वो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 से इक्वेट करे। तो रूट एक्स कितना आ जाएगा 2, एक्स कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यस है ना। सर. यस सर. मेरा मॉड डिफाइन होगा 4 पे, क्लियर है। यस सर. अगर एक्स की वैल्यू 4 से ज्यादा है तो ये वैल्यू 2 से ज्यादा होगी, और 2 से ज्यादा तो ये मॉड पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव. पॉजिटिव. इसके दो केसेस बनेंगे। अगर एक्स 4 से ज्यादा है तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा एज इट इज, जैसा है वैसा क्या वैसा। और एक्स की वैल्यू अगर Yes, 4 से sir. कम है तो ये मॉड माइनस टाइम्स ओपन होगा। ये दो केसेस बस आपको बनाने और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। तो सबसे पहले केस 1, आपने x ग्रेटर देन 4 कर दिया। अगर x ग्रेटर देन 4 है फटाफट इसको आप ओपन कर देते हैं, तो हो जाएगा रूट एक्स माइनस 4 माइनस 3 एज इट इज ओपन हो जाएगा, रूट एक्स माइनस 2 प्लस 6। अब यहाँ से पता कर लेते हैं कितना सॉल्यूशन आ रहा है। तो कितना आ जाएगा देखो फटाफट, एक्स माइनस 4 रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स माइनस का 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 7 रूट एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से कैसे सॉल्व करोगे इसको, रूट एक्स कॉमन, रूट एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां से दो सॉल्यूशन है, एक्स इक्वल टू 0 और रूट एक्स इक्वल टू 7। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 49, क्लियर है। 49. तो क्या दोनों 49. Yes, एक्सेप्टेबल sir. है कि कोई एक एक्सेप्टेबल है, या दोनों, बताओ क्या दोनों लेंगे, कोई एक लेंगे या एक भी दोनों. नहीं लेंगे, दोनों लेंगे। इनिशियल सर कंडीशन तो वहाँ पे देखो पहले, +6 नहीं आएगा. प्लस 6 है क्या, 49 वाला लेंगे सर. अरे हाँ 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 देखो गलती हो गई, प्लस 6 आएगा। तो ऐसे जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है, आप मत करना बस एग्जाम में, ठीक है। हमारे पास तो क्या है कि अब इतनी प्रैक्टिस छूट गई ना डेली की, लेकिन आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ये -6 +6 हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, सर क्वाड्रेटिक रूट में. हाँ रूट को एक तरफ ले जाना, बाकी को स्क्वायरिंग कर देना। फिर 7 रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+12। कैलकुलेशन देखते रहना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो तो है ना, यस सर. ठीक है। Yes, sir. इसको सॉल्व करो अब आगे, Sorry. कितना आएगा एक बार बताना जल्दी से। सही है, 144, Yes, sir. 144 को बनाने का और क्या तरीका होगा, 16 और 9, हाँ उससे हो जाएगा। तो दो फैक्टर आएंगे, x-16 x-9, दो रूट्स आ गए 16, 9। दोनों एक्सेप्टेबल है कि कोई एक, बोलो जल्दी से। ग्रेटर देन 4 है, दोनों चलेगा। दोनों. यस सर. यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 2। दो. ये केस 1 हुआ। अब केस 2 क्या होगा, x लेस X देन 4। smaller than 4. वेरी गुड, यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ से पता कर लेना नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर यूनियन मतलब देखो इनमें इंटरसेक्शन देख लेना, कोई कॉमन सॉल्यूशन तो नहीं, फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके में पता करना पड़ेगा। देख लो, चलो फटाफट निकाल लो। यहाँ पे क्या बनेगी इक्वेशन आपकी, ये मॉड इस बार नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 4। अब ये नेगेटिव ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, देखो यहाँ से क्या सॉल्यूशन है, जल्दी बताओ मुझे। केस 2 से क्या कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, फाइनल क्या इक्वेशन बन रही है,
x minus root x equal to 0. ओके वेरी गुड। यहाँ से क्या दो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? 0 1. 0 1 दोनों एक्सेप्टेबल है ना? Yes sir. Yes sir. यहाँ से कितने सॉल्यूशन आ गए? दो यहाँ से, दो यहाँ से भी कितने आ गए? 4। तो सेट यहाँ से 4 सॉल्यूशन आए थे, यहाँ से भी कितने आ गए? 4। और दोनों में वैसे भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, है ना? Yes sir. तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 + 4 8, है ना? Yes sir. Yes sir. ओके, क्या ये बात समझ में आई आपको? Yes sir. Yes sir. चलो अगला ट्राई करो। अब देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है एरिया इंक्लोज वाला है। ग्राफ यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट था। ये वाला जो ग्राफ है ये कैसे बनाओगे? स्टेप बाय स्टेप। तब आपको मॉड्यूलस के सिखा रखे मैंने ना, कि मॉड लग जाता तो क्या होता है। सबसे पहले क्या सोचोगे? e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा? e की पावर x का ग्राफ आपको पता ही है, ऐसा होता है Yes sir. है ना? अब इस पूरे फंक्शन में अगर मैं -1 कर दूंगा तो क्या होगा? e की पावर x Positive -1 करेंगे तो क्या होगा? नीचे शिफ्ट हो जाएगा. ग्राफ 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जो थोड़ा ऊपर था वो 1 यूनिट, Yes, ये sir. पूरा पूरा ग्राफ 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना? Yes sir. Yes sir. ओके वेरी गुड। अब इस पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लगा दें तो क्या होगा? पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे नीचे क्या वाला होगा? पार्ट सर ऊपर चले जाएगा। वेरी गुड। नीचे वाला पार्ट क्या चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इस पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग जाए तो नीचे वाला पार्ट क्या चल जाएगा? ऊपर। जो ग्राफ पॉजिटिव में उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ग्राफ ऐसा हो जाएगा, सही है? Yes sir. समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, Yes sir. ओके। और दूसरा ग्राफ क्या था आपका? e की पावर x. E की पावर x. तो वो वाला बनाओ। व्हाइट कलर से बना दे। कैसे बनेगा? ऐसे जाएगा। अच्छा वो कैसे बनेगा? अब देखो ऐसा ग्राफ था, ये पहले ऐसा था। पैरेलली शिफ्ट होता है ना ग्राफ, है ना? समझना? जैसे मानो e की Yes, पावर x sir. ऐसा ग्राफ। Yes ये sir. जो नीचे शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? ऐसे पैरेलली शिफ्ट होगा, ठीक है? ये e की पावर x, e की पावर x -1, तो e की पावर x कैसा रहेगा? ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ना, ठीक है? अब देखो, अब Yes, sir. क्या क्या चीजें बोलेगी थी? दूसरा क्या था? बोथ द कर्व एंड द y एक्सिस। y एक्सिस कौन सी है? ये रही। अब बताओ तीनों में कौन सा एरिया दिख गया सबको? Yes sir. Yes sir. बहुत बढ़िया। तो तीनों में ये वाला एरिया है। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप? Vertical. वर्टिकल क्लियरली दिख रही है, वर्टिकल लेने पे काम हो जाएगा। वर्टिकल मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y dx। और वर्टिकल स्ट्रिप लेते जब भी अपर कर माइनस लोअर कर, और कहाँ पे होगा? दोनों का इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा कि दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां से लेके 0 तक।
अब दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे कैसे पता चलेगा? So दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे. दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा. तो एक है mod x माइनस 1, दूसरा है e की पावर x. करो सॉल्व, बताओ x कितना आ रहा है. ln कैसे सॉल्व करोगे इसको? mod नेगेटिव में खोल के. अब ये जो मॉड है अंदर e की पावर x वाला, ये 1 से छोटा है ये नंबर. यहाँ पे देखो इस ग्राफ इधर RHS Yes, में sir. जो है ये 1 से छोटा है, तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, है ना. देखो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी, आप खुद सोचो, इधर वाला ग्राफ है ना, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है LHS में, तो ये नंबर 1 से छोटा है. तो ये नंबर 1 से छोटा होगा तो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो माइनस टाइम्स ओपन होगी, है ना. नहीं समझ में आ रहा है? सही है. Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा? ln 1/2. क्लियर है? Yes, ln sir. 1/2 को लिख Yes, सकते हो आप माइनस ऑफ ln 2. 1/2 को क्या लिखो? 2 की पावर माइनस 1 माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ln 2 से लेके 0 तक. और फॉर्मूला आपको पता ही है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. अपर कर्व में क्या है? अपर कर्व कौन सा है? y इक्वल टू e की पावर x माइनस लोअर कर्व. लोअर कर्व में भी कौन सा मॉड है? नेगेटिव वाला. क्लियर है? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. Yes, sir. पर ट्राई करके इंटीग्रेट करके आंसर जरूर मैच करना. तो देखो आप देखो, शुरू के जो 4 क्वेश्चन थे, पहला वाला पेशेंसली करना था, दूसरा वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था, तीसरा भी दिखने में अजीब था, लेकिन अगर प्रॉपरली सॉल्व करते तो डुएबल था. थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन देखो लेंदी क्वेश्चन तो आएंगे मैथ्स में. चौथा भी थोड़ा सा लेंदी था, प्रॉपरली डायग्राम बनाना था. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. अगर आपको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नोट्स दिए थे एग्जाम के पहले, देखे हो अगर आपने, हैंड रिटन नोट्स बना बना के दिए थे कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, देखे थे किसी ने? एग्जाम के पहले एक PDF शेयर करी थी, इस बार भी करी थी बीच में, और आपके जो मैथ्स के डाउट डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी लिंक अवेलेबल है. वहां पे मैंने कहा था ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड का फॉर्मूला बताओ, बताओ. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. क्या फॉर्मूला इसका? t बराबर s1. T इक्वल टू S1. सिर्फ इतना सही फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड. ठीक है, तो जिस बच्चों ने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करी है वो नोट्स वहां से देख सकता है. ठीक है, वो बहुत मेहनत से नोट्स बनाए थे, उसमें क्वेश्चंस भी दिए थे, और उसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा आपको, हैंड रिटन नोट्स पे बनाए थे. उसमें मैंने क्वेश्चन भी दिए थे और एक कॉर्ड बाइसेक्टेड का भी क्वेश्चन था. टी कैसे निकालते हैं, S1 कैसे निकालते हैं, आपको पता ही होना चाहिए. टी निकालने का तरीका क्या होता है? एक्स स्क्वायर कर की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x(x1) से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y(y1), x को रिप्लेस करोगे, y को रिप्लेस करोगे, कांस्टेंट टर्म एज इट इज. ठीक है, अगर xy का टर्म अगर आ जाता है तो xy1 प्लस yx1/2 से ये होता है. इस मतलब इससे आप t की इक्वेशन निकालते हो. कर की इक्वेशन में जहां जहां भी x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, x से y का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उनकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो t बनेगी. S1 कैसे निकालते हैं? पूरे कर में x की जगह x1 रख दोगे, y की जगह y1 रख दोगे. अब ये x1 y1 क्या है? ये x1 y1 वो पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में हम चीजें डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में वो पॉइंट कौन सा होता है? एक्सटर्नल पॉइंट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में वो पॉइंट कौन सा आता है? ये आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये आपका वो पॉइंट है x1 y1. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. अच्छा कॉर्ड बाइसेक्टेड की बात कर रहा हूँ. ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 होती है. कॉर्ड बाइसेक्टेड में वो पॉइंट कौन सा होता है? जहां पे कॉर्ड बाइसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट P होता है. यहाँ पे P आपको गिवन है 3,1, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा. ठीक है, कर की इक्वेशन क्या है? कर की इक्वेशन हम डिनोट करते हैं S, कैपिटल S से. तो कैपिटल S आपका कर की इक्वेशन डिनोट करता है, जो कि आपको गिवन है
एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे वाई y1 से, और कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा। इससे आपको टी की इक्वेशन मिल जाएगी। x1 आपका क्या है 3, y1 क्या है 1 और कांस्टेंट ये। तो आप ये इक्वेशन किसकी आ गई, टी की इक्वेशन। ये टी की इक्वेशन आ गई। क्लियर है? आप ये इक्वल टू 0 भले ही हटा दो, ये आपका टी की इक्वेशन आ गई। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आ गया सर। यस सर, आ गया। S1 निकालने का तरीका आसान, x की जगह x1, y की जगह y1। तो हो जाएगा 9/25 प्लस 1/16 -1। ये पता कर लेना कितना आ रहा है, कांस्टेंट आएगा। बस आपको t इक्वल टू S1 करना है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, आपके पास कॉट की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजीएस्ट। जेई में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बस आपको ध्यान, हो सकता है ये क्वेश्चन 75th नंबर पे आ जाता, लेकिन आपको आखिरी तक पहुंचना है। क्लियर है? और ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमेशा याद रखना है। पूरा पेपर कभी भी टफ नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन उसमें रहेगा ही, बस फॉर्मूला बेसिक पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला देख के इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ या मीडियम कह सकते हो। इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये मैं आपको दे रहा हूं, मेक डायग्राम। इन तीनों लाइन को प्लॉट करना आप। मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन में। मान लो फॉर एग्जांपल आप प्लॉट करते हो, से एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 11, दूसरी और भी लाइनें हैं, रैंडमली अभी फिलहाल के लिए बना रहा हूं। मान लो एक लाइन ये हो गई और एक आधी लाइन को ये हो गई। ठीक है, ध्यान से समझना। ये 3 लाइन बना दी, बोला कि द पॉइंट 11/2 अल्फा लाइज इनसाइड और ऑन द ट्राइंगल, देन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। अब मान लो आपका 11/2 यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट कौन सा है 11/2 अल्फा। इसका मतलब x की वैल्यू 11/2 और y की वैल्यू क्या है अल्फा, y कोऑर्डिनेट अल्फा है इस पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट 11/2, y कोऑर्डिनेट अल्फा है, और आपका अल्फा की मैक्सिमम और अल्फा की मिनिमम वैल्यू पता करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, और फिर ये बोला है कि ये जो पॉइंट है अल्फा बाय 11, x कोऑर्डिनेट 11, x कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है, अल्फा वेरिएबल है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और ये पॉइंट आपका लाई कर रहा है इनसाइड और ऑन द ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर या फिर इस ट्राइंगल के बाहर, सॉरी इस ट्राइंगल के ऊपर। x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, x आपका कांस्टेंट है, मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब x तो आपका इसी के इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, y चेंज होगा, तो आपको क्लियरली दिख रहा है मैक्सिमम और मिनिमम कहां पे आएगा। अब अल्फा इस यहाँ पे कहीं होगा, इन पॉइंट पे कोई ना कोई अल्फा होगा, तो अल्फा मिनिमम कहां पे आएगा, ये वाला पॉइंट, ये मान लो पॉइंट है ए, यहाँ पे यहाँ इस मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो अल्फा होगा वो मिनिमम होगा, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो अल्फा होगा वो आपका क्या होगा मैक्सिमम। समझ में आया? देखो ये ट्राइंगल के अंदर, ये आपने ट्राइंगल ये तीनों लाइन प्लॉट कर ली, आपका ट्राइंगल के अंदर पॉइंट कंसीडर करना है, वो जो पॉइंट है या तो ट्राइंगल के अंदर होगा या ट्राइंगल के ऊपर होगा, इस ट्राइंगल के। x आपका 11/2 है, सॉरी हाँ, y कोऑर्डिनेट अल्फा है, y कोऑर्डिनेट ये सारे y है, यहाँ पे आपका अल्फा लाई करेगा। अब इसमें अल्फा मिनिमम कहाँ पे, यहाँ पे, और अल्फा मैक्सिमम कहाँ पे, यहाँ पे। तो मिनिमम अल्फा कब मिलेगा, इस रेड वाली लाइन में x की इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन में x की जगह 11/2 कर दोगे तो y आ जाएगा, और ब्लू वाली लाइन में x की जगह 11/2 कर दोगे तो y आ जाएगा। ध्यान से देखो, क्या आपको ये समझ में आया? बोलो। यस सर। यस। ठीक है, ओके, एक बार ट्राई करना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स
इक्वल टू 2xy प्लस 3। f 0 से इंफिनिटी से r फंक्शन डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट इन इट्स डोमेन कंडीशन एक्सिस। अब यहां से निकालना है। तो कौन सी वेराइटी है बच्चों? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Linear differential differential। equation. Linear. देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? एक्स Yes, स्क्वायर से sir. डिवाइड कर दोगे तो ऐसे क्वेश्चन हमें करके आना है। और आपके सामने इसलिए जानबूझ के 2025 के पेपर लिए ताकि आपको आइडिया लगे कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। बस थोड़ा सा वहां कॉन्फिडेंस बना के रखना। देखो हो सकता है आपका पेपर हो सकता है टफ भी आ जाए, हो सकता है इजी हो सकता है मीडियम आए। तीनों ही केसेस में आपको पैनिक नहीं होना। अगर टफ आया तो कट ऑफ बहुत लोअर जाएगा, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। इजी आया तो थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा क्वेश्चन करके आना। ठीक है, आपको तीनों ही केसेस में आपको प्रॉपर्ली बस पेपर अटेम्प्ट करना है। इसको आप सॉल्व कर लेना, लीनियर डिफरेंशियल है। ठीक है, अगला अगला भी देखो बहुत सीक्वेंस एंड सीरीज का डायरेक्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको मैंने ना एक नोट्स भेजे थे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स, याद है एग्जाम के पहले? यस सर। जिसमें सीक्वेंस सीरीज मैट्रिसेस डिटरमिन वेक्टर 3D था। Yes, sir. उसके नोट्स में अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ था। और ये सेम क्वेश्चन अभी जनवरी अटेम्प्ट के आपके पेपर में आया। इसको करने का आसान तरीका क्या है? देखो 5, इसमें दो तरह की सीरीज है, 5 + 5/7, 5/7 स्क्वायर, 5/7 क्यूब। एक तो ये चल रहा है अप टू इंफिनिटी, और एक दूसरी सीरीज क्या है बच्चों? दूसरी सीरीज आपके पास है, क्या है उसकी? α/7। 1 plus हाँ 1 भी है क्या? नहीं, 2α/7 स्क्वायर, 3α/7 क्यूब एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। तो दो इनफाइनाइट सीरीज है और यहां से अपन को अल्फा निकालना है। तो मुझे बताओ ये पहली जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है? बोलो कौन सी टाइप की सीरीज है? GP. जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बताओ। a/1 minus r सर। A upon 1 मैंने वेरी गुड। ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है? 1/7. 1/7। तो देखो इसका सम आ जाएगा फर्स्ट वाले का, है ना? यस सर। क्लियर हो गया? ये पहला काम हो गया। Yes, sir. अब सेकेंड सीरीज पे आते हैं। सेकेंड सीरीज कौन से टाइप की है? देखो ध्यान से बताओ। देखो नीचे तो जीपी है, ऊपर एपी है। ऊपर एपी में, नीचे जीपी में। इस सीरीज को हम क्या नाम देते हैं? एजीपी, Yes, sir. यस है सर। ना? एजीपी को निकालने का भी तरीका आपको सिखा रखा है कि मान लो इसको आप एस मान लो। ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है एजीपी का, कि जब भी आपके पास एपी जीपी मिक्स है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? पहले एस लिख लो, फिर एस को कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई कर दो। इसका कॉमन रेशियो क्या है? 1/7। तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीप्लाई करने के बाद एक शिफ्ट करके लिख दो। तो पहला टर्म क्या बनेगा? α/7, उसको इसके नीचे लिखो। फिर सेकंड टर्म क्या बनेगा? 2α/7 क्यूब, उसको इसके नीचे लिखो। फिर थर्ड टर्म क्या बनेगा? उसको इसके नीचे लिखोगे। और ये भी चल जाएगा इन्फिनिटी तक। अब दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो? सब्सट्रैक्ट कर दो। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, इधर क्या बनेगा आपके पास? s - s/7, और इधर आपके पास बनेगा α/7। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो बेस सेम है, 2α - अल्फा, अल्फा बचेगा। यहाँ पे भी देखो 3α - 2α, वापिस अल्फा बचेगा। तो ये बेसिकली आपकी जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। GP. ठीक है, जिसका निकालना Yes, आपको yes, आता है। ये हो जाएगा 6s/7, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी वापिस a/1 - r। यहां से आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मान लो आप अब इन दोनों को ऐड करके 7 से इक्वेट कर देना। क्लियर है? इसको आप चाहो तो Yes, ऐसे sir. नाम दे दो। इसको आप S1 नाम दे दो, इसको आप S2 नाम दे दो। तो ये मान लो आपका S1 आ जाएगा, यहां से आपका S2 आ जाएगा। क्लियर है? अल्फा के टर्म्स में आएगा S2, और S1 आपका कांस्टेंट है। अब आप 7 = S1 + S2 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन डुएबल था, बस इसको आप ध्यान रखना। एपी जीपी या एजीपी जब भी आए ये तरीके होते हैं, नोट्स रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट,
नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिसकंटिन्यूटी पूछा गया था इसमें, और आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक मॉड्यूलस फंक्शन दिया। बार बार एक ही चीज बोली गई है हमेशा कि जब भी ऐसे स्पेशल फंक्शन है उनको डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, मॉड्यूलस भी है। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे डिफाइन होता है? ये डिफाइन होता है, बताओ कहाँ पे? इंटीजर्स। इंटीजर्स पे। इंटीजर इंटरवल, है ना? यस सर। और ये डिफाइन होगा x बराबर 2 के आगे पीछे, यस है सर। ना? Yes, sir. तो अपन को तोड़ना पड़ेगा, और अपन को क्वेश्चन में x के बारे में क्या बोला गया है? -2 से 3 के बीच में। तो अपन को अपने फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे अपना फंक्शन ब्रेक होगा? -2 से 3 के बीच में कहाँ कहाँ पे ब्रेक करो? सबसे पहले बताओ। -1। -2 से -1 तक इंटीजर में ब्रेक करना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसको इंटीजर में तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स sir. के इंटरवल में इसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, यही एक तरीका है। उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो डिफाइन ही हर इंटीजर इंटरवल में होता है। तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब कर लो फटाफट डिफाइन। -2 से -1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो। -2। अगर -2 -2। Minus. और अगर x की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही तो ये मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव ओपन होगी कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. रख के देख लो ना, वैल्यू रख के देख लो। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा। सर अगले की बताओ। -2 कैसे? हाँ बोलो, क्या हुआ? डाउट है? सर ये -2 कैसे आ गया? वो तो -2 पुट करके देखते हैं ना। नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर आपको ध्यान हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर मैं रखूंगा -1.2 मान लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी? -2। -1.7 रखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -2। तो x की वैल्यू अगर -2 से -1 के बीच में लाई करेगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कितना आएगा? -2। तो इसकी वैल्यू निकाले। ये फंक्शन है ना, फंक्शन में क्या है? एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक मॉड्यूलस है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -2, और ये होगा नेगेटिव ऊपर। आया समझ में? बोलो। यस सर। अगला इंटरवल क्या है? -1 से 0। तो अगर x की वैल्यू -1 से 0 है तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? -1। और मॉड वापिस ये मॉड कैसे ओपन होगा? नेगेटिव। जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और ये मॉड वापिस ओपन होगा नेगेटिव। x अगर 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, ये मॉड होगा ओपन नेगेटिव। x अगर 2 से 3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी, और 2 से ज्यादा है तो मॉड होगा ओपन पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो यहाँ से आप अपने Yes, sir. फंक्शन ना कि फंक्शन क्या आ रहा है। अब इसके बाद इसको ड्रॉ करना। इसको क्या करना? ड्रॉ करने के बाद देखना नंबर ऑफ शार्प कॉर्नर, जितने शार्प कॉर्नर आएंगे वहां पे फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद नंबर ऑफ शार्प कॉर्नर, जितने शार्प कॉर्नर आएंगे उतनी उतनी जगह पे मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और जहां जहां पे भी ब्रेक आएगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको काउंट करना है। इसके बाद सिंपली आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन बनेंगे हर ग्राफ, हर इंटरवल में अलग अलग ग्राफ बनेंगे। फिर नंबर ऑफ शार्प कॉर्नर देख लेना। शार्प कॉर्नर मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल मान लो कोई ग्राफ आपका ऐसा बना, तो इसमें शार्प कॉर्नर कितना आ रहे? 1 2 3। तो 3 जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आ रही बात समझ में? बोलो रो। Yes. ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको प्लॉट करना है इसका ग्राफ। ठीक है? तो सारे क्वेश्चन, सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, एक यही फायदा होता है एक पेपर को करने से, पूरा सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज हो जाता है। इसलिए आप आखिरी के इन दिनों में जितने ज्यादा पेपर कर सकते हो उतने पेपर करो। आज आपकी 27 तारीख, कल 28 हो जाएगी। 28 29 30 31, अगले 4 दिन में जेई मेंस के 8 पेपर अटेम्प्ट कर डालो। हर दिन एक एक पेपर का टारगेट रखो, ठीक है? या फिर हर दिन में 2 पेपर, 1 पेपर, इस तरह से कोशिश करो। सर चलो आगे। हाँ सर मैं कह रहा था कि अगर पेपर जब गूगल पे जाओ ना ढूंढना तो विद सॉल्यूशन मिलता है, मतलब विदाउट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। हाँ, तो अभी मैंने आप अपने जो डाउट डिस्कशन ग्रुप है ना उसमें मैंने अपलोड कर रखी है एक लिंक, उसमें आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। मैंने अपलोड किया हुआ है अनसॉल्व पेपर, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अनसॉल्व पेपर मैंने वहां पे अपलोड किए हुए हैं और भेजे भी थे मैंने किसी ना किसी को।
आपका जो डाउट डिस्कशन ग्रुप में सब एडेड हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आपके उसके जो डाउट डिस्कशन ग्रुप में एक लिंक है, उसमें मैं चीजें अपलोड करता रहता हूँ। जेई मेंस, एक मिनट को दिखाता हूँ आपको। सर आप एक बार फिर से रिसेंड कर दो ना। हाँ, मैं एक मिनट को दिखाता हूँ आपको। देखो ये एक फोल्डर है, ठीक है, जेई मेंस 2025 इंपॉर्टेंट मटेरियल। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और इसमें अगर आप जाओगे जेई मेंस 2025 पेपर, ये कुछ पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये पेपर थोड़े से इजी मीडियम लेवल वाले थे, वो अपलोड किए, और यहाँ पे इन पेपर के सॉल्यूशन है। तो ये जो पेपर यहाँ पे ये अनसॉल्व्ड ही है, क्लियर है? ये भी मैंने एक्सटर्नल वेबसाइट से कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके डाले, और बाकी पेपर भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, क्लियर है? Yes, sir. और यहाँ पे अगर आप देखोगे मैथ्स के अंदर जाओगे तो मैथ्स में देखो, जो मैं बोल रहा था ना, पहले मैंने भेजा था टॉप 5 इजी एंड स्कोरिंग शॉर्ट नोट्स प्लस पीवाईक्यू, ये मैंने आपके लिए बनाया था, याद करो। ये देखो 5 सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, मैट्रिसेस, वेक्टर 3D, है ना। ये 5 चैप्टर के मैंने हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चन, और मैंने कहा था इससे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बेसिकली क्वेश्चन नहीं आते, इससे मैंने कहा था इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें एपी, जीपी, ठीक है, 3 टर्म 4 टर्म कैसे लेना है, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए थे उन पे बेस मैंने क्वेश्चन लिखे थे, तो आप इसको रेफर कर सकते हो, क्लियर है? फिर बाइनोमियल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर नीचे वेक्टर 3D के, एक तो ये है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के शॉर्ट नोट, ये तो किसी स्टूडेंट के थे तो इसको मैंने डाउनलोड कर दिए थे। फिर ये देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा रख रखा है, एक ही पेज में है। मतलब ये 12 पेज में पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन। इसमें देखो ये सारे ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर कैसे निकालना वो भी दिया हुआ है, ठीक है। स्लोप, लाइन का स्लोप, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में बनाया था, भेज दिया है क्योंकि होता ग्रुप पे। हाँ, ये सारा कितनी बार, बहुत बार भेजा हुआ है, ठीक है। और ये आपके डाउट डिस्कशन ग्रुप के व्हाट्सएप के आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालोगे, वहां पे सब मिल जाएगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है, ये जितना भी दिया है इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। और अगर आप देखोगे ऑनलाइन जितने भी नोट्स अवेलेबल है उसमें पुराने सिलेबस के हिसाब से बने हुए, मेंस, एडवांस, डिलीटेड, सब कुछ दिया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम है। अब ये पीएनसी के हैंड रिटन नोट्स, पीएनसी के सबसे शॉर्टेस्ट नोट्स बनाए थे, ये भी ग्रुप में भेजा था बीच में, ठीक है। Yes, ये sir. गैप मेथड, बॉक्स मेथड, ये सारी चीजें, ये सब आप लोगों के लिए बनाया था रात रात भर बैठ के। फिर ये अभी थोड़े दिन पहले एक भेजा था कि जो 10 चैप्टर हैं जो कि थोड़े से ऐसे हैं जिसको मतलब मैथ्स में अगर जिसको कुछ भी नहीं आता, एटलीस्ट इन 10 चैप्टर में से आप ट्राई कर लो। अब इसमें भी मैंने ना बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिए थे ताकि कम समय में हो पाए, हर चैप्टर के लगभग 10-10 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो देखो ये पीएनसी के 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू, इसमें 2025 को भी इंक्लूड कर दिया था, और मैंने कहा था इतना ही कर लो एटलीस्ट। फिर बाइनोमियल के थोड़े क्वेश्चन दिए थे, ये 10 चैप्टर के था। इसके अलावा फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी एक वर्कशीट बनाई थी, जिसमें पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिस बच्चे ने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रखी हो उसकी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 30 क्वेश्चन, उसमें 2025 के सारे पीवाईक्यू इंक्लूड कर लिए थे जो इजी मीडियम लेवल थे, और इसके तो सॉल्यूशन भी भेजे थे। ये आपकी वर्कशीट है और ये वर्कशीट का सॉल्यूशन है उसी वर्कशीट का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो अगर आप क्वेश्चन करोगे तो यहाँ से सॉल्यूशन से भी देख सकते हो ताकि आपका समय बच जाए। और आप देखोगे स्ट्रेट लाइन से भी कभी कभी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल से भी डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। तो इनके क्वेश्चन इन सॉल्यूशन से भी समझ के कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे बनी हुई है। इसके अलावा मैंने फिजिक्स में भी कुछ चीजें अभी रिसेंटली डाली थी, जैसे फिजिक्स में टॉप 50 पीवाईक्यू, इनमें पूरी फिजिक्स के 50 पीवाईक्यू जो कि मोस्ट रिपीटेड है वो यहाँ पे है सारे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में, ठीक है। इसमें टोटल 50 पीवाईक्यू है, ठीक है, वो आप देख सकते हो, क्लियर है? Yes, sir. और केमिस्ट्री के लिए भी कुछ आपका तीनों के लिए मैंने क्वेश्चन रखे थे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और टॉप 500 पीवाईक्यू। जैसे कुछ बच्चों को इनऑर्गेनिक का चाहिए तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद अभी मैंने रिसेंटली ये 2025 के पेपर यहाँ पे डाले, ये अनसॉल्व्ड है और इस सॉल्व्ड में सारे पेपर है, इसमें विद सॉल्यूशन है सारे पेपर का, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। तो जैसे आज का पेपर का भी अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो यहाँ से आप 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये मैं आपको अभी चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूँ, इनकेस किसी को नहीं मिला तो चैट बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, सेव कर लेना अपने पास। इसमें बहुत एफर्ट लगा है बच्चों, ठीक है, तो आप इन चीज का यूज किया करो, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में।
जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, कोई आपसे पूछे तो बताना कि सर ने करी थी मैंने, ऐसा नहीं कि बताओ नहीं। क्लियर, बताओगे ना Yes, sir. कि नहीं बोलोगे? ठीक है, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप स्पीच दोगे, बोलोगे कि हर्षित सर हमारे थे, मतलब हैं, जिन्होंने जिन्होंने हमको हैंड रिटन नोट्स बना के दिए थे, उसमें से हमारा पेपर आया था, इसलिए हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है चलो कोई मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद आपका ये हो जाएगा, फिर हम एडवांस की बहुत रिगुलरली बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, एडवांस के लिए भी मैं आपको एक एक चीज बहुत प्रॉपरली प्रोवाइड करूंगा, एकदम कंसाइज, कि 30 दिन में कैसे एडवांस निकालना है। क्लियर है? चलो आ जाते हैं इस पे। आपको ये समझ में तो आ रहा है कैसे पढ़ा रहे हैं? ये जितनी Yes, चीजें sir. हमने पढ़ी है। ठीक है, ओके। अब अगला है एआईजे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विद एंट्री 0 and 1। ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, इसमें मैट्रिसेस को मिक्स करके प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाया। E is an event that A is invertible matrix, then the probability of E। तो क्या बोला गया है, एक मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का। ठीक है, 1 2 3 4 एलिमेंट आएंगे और इसके अंदर एंट्रीज कौन कौन से अलाउड है, 0 और 1। ठीक है, अच्छा मुझे बता, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में टोटल कितने पॉसिबल होंगे, कितने एलिमेंट आएंगे? ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसमें एंट्री अलाउड है 0 और 1? सोचो जल्दी से। 2 की पावर 4 सर। हाँ 2 की पावर 4 ना। देखो 4 पोजीशन है, हर पोजीशन पे कितने ऑप्शन है? दो। ये तो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था आपका ऐसा। तो 2 की पावर 4 16 मैट्रिक्स बनेंगे, हाँ है ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, Yes, sir. ध्यान मैट्राइसिस में ही था। तो जैसे मान लो मैट्रिक्स ए जिसके अंदर टोटल 4 एंट्री है, हर एंट्री में 2 पॉसिबल ऑप्शन है, तो सैंपल इसमें 16 बन जाएंगे। अब आपके इवेंट ई क्या है? ई इज व्हाट? इवेंट ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता था? इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। अरे यस बोलो यार। और इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए नॉट इक्वल टू 0। हाँ, डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट आपका क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। अब ई के फेवरेबल निकाल लेते हैं, फेवरेबल कितने होंगे? तो डिटर्मिनेंट आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ई के अंदर कौन कौन से बन सकते हैं? एंट्री कैसे कैसे हो सकती है? देखो 0 कब नहीं बनेगा, ऐसे कितने बनेंगे? ऐसा मतलब आपको वैल्यू इस तरह से रखनी है ताकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना बने। देखो 0 बनने के, अच्छा 0 कब बनेगा ये निकाल लो तो आइडिया लग जाएगा उससे। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो अब सबसे पहले ये पता कर ले कि डिटरमिनेंट 0 कब होगा। डिटरमिनेंट देखो 0 कब होगा, जब तो दोनों, सारे एलिमेंट 0। हाँ एक तो ये कि सारे एलिमेंट 0 हो, और सर ऊपर वाले रो में सारे एलिमेंट्स, मतलब 2 एलिमेंट्स 0। हाँ किसी दो रो में 2 एलिमेंट 0। ये भी हो सकता है कि मान लो इन दोनों क्रॉस सर मल्टीप्लाई करें। वर्टिकल भी हो सकता हाँ है। वर्टिकल में भी हो सकते हैं। वेरी गुड। सही है। यस सर। यस सर। अच्छा जैसे और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? 3 एलिमेंट 0 हो जाए, ऐसे कितने बनेंगे? 4, है ना? यस सर। तो ये तो 0 वाले ज्यादा आ रहे हैं, एक बार देखो। और पॉसिबिलिटी के देखो, एक तो अपन ने करा 2 0, एक आपने कर दिया 3 0, 4 0 वाला भी हो गया। और सिंगल 0 में कोई 0 बनेगा क्या? सिंगल बार 0 रखने पे 0 आ सकता है क्या? मान लो 0, बाकी सब जगह 1, तो ये कभी भी नहीं बनेगा, है ना? यस सर। आई Yes, थिंक sir. इतने ही होंगे। तो कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऐसे हैं। और कोई पॉसिबल हो तो देख लेना जहां पे 0 हो रहा है, और नॉन 0 वाले फिर 6 होंगे। क्रॉस चेक करके देख लो, जैसे सिंगल बार 0, बाकी सब 1, तो ऐसे 4 बन जाएंगे। ऐसे कितने बन जाएंगे? 4। और कौन से होंगे? एक सेकंड ना, एक दूसरा वाला काम बच गया आपका। हाँ कॉर्नर पे ये 4 हो गए। और इसके अलावा क्या बन सकता है जब 0 ना है? मान लो इधर इधर Corner 0 कर पे दिए। हाँ वेरी गुड। यहाँ 1 कर दिए हैं। हाँ देखो ये 6 आ गए, है ना?
यस सर। ये 6 ऐसे Yes, हैं sir. जहाँ पे, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 6/16 या 5। 16। ये 4 ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन हटा दिए थे। क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब देखो ये भी क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा ध्यान से करते तो डूएबल था। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। पोजीशन वेक्टर ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन इन द पोजीशन वेक्टर ऑर्थो विद सेंटर सर्कम सेंटर। अच्छा, जब भी आपको क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर दिखे, दिमाग में क्या बात आती है, क्या निकाल लें? ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, सर्कम सेंटर भी दिया हुआ है, तो क्या निकाल लें? Sir, mid सेंट्रोइड निकाल लें। इन तीनों में एक Yes. रिलेशन रटा है ना बहुत बार, क्या होता है इन तीनों में? OGC ओजीसी। वेरी गुड, ये OGC रटा रटा 2:1 के दिखाया था क्लास में। ओजीसी रेशियो 2:1। 2:1. ओजीसी रेशियो, इसको रट लेना बच्चों, बहुत बार आया है। ओजीसी रेशियो 2:1। ओ मतलब ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया? ऑर्थो सेंटर कहां गया? हाँ ये रहा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर बाय 4। सेंट्रोइड आपको निकालना है। सर्कम सेंटर आपको दिया हुआ है अल्फा p प्लस बीटा q प्लस गामा r। ठीक है, इसमें अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि सेंट्रोइड आ जाएगा? बोलो रे। यस सर। Yes, अच्छा, sir. अब सेंट्रोइड क्यों निकाला? क्योंकि सेंट्रोइड निकालना आसान होता है। अब एक ट्राइंगल के पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, क्या यहां से भी हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं? यस सर। सेंट्रोइड कैसे निकलेगा? बस तीनों के पोजीशन वेक्टर को ऐड कर देना, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर बाई 3, ये आपका सेंट्रोइड हो जाएगा। और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, कंपेयर करके अल्फा बीटा और गामा आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्लियर है? यस सर। तो ये भी देखो डुएबल था, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मिक्स करके बनाया। सबसे पहले ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर दिया था, रेशियो 2:1 से सेंट्रोइड निकाल लिया। फिर ट्राइंगल के भी तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर पता था, तो देखो वेक्टर में डायरेक्ट निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। यहाँ से जो वेक्टर आएगा वो आपका सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो तीनों वेक्टर को बस ऐड करके डिवाइड बाई 3 करना है। और आपको OA OB OC भी दिया हुआ है। ये आपका पहला वाला OA वेक्टर हो जाएगा, ये सेकंड वाला OB वेक्टर, ये थर्ड वाला OC वेक्टर। इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 करोगे तो G आ जाएगा। यहाँ से भी G आ जाएगा। दोनों G के कोएफिशिएंट में आपस में कंपेयर करके पता कर लेना अल्फा बीटा गामा कितना आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. सर अब देखो ये एक, देखो 2 क्वेश्चन वेक्टर्स आ गए एक ही पेपर, और ये भी क्वेश्चन इजी था एक्चुअली। ठीक है, प्रोजेक्शन निकालना था, सिंपल प्रोजेक्शन। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आसान था, फटाफट देखो। आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता है? Yes, Yes, sir. प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी का। Yes, sir. सर तो प्रोजेक्शन ऑफ C माइनस 2J। वेरी गुड। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिसपे प्रोजेक्शन ले रहे उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड। C माइनस 2J वेक्टर डॉट A वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। आपको सारी चीजें गिवन है, ये आसानी से हो जाएगा। अब देखो आपके सामने इस पेपर में 10 क्वेश्चन डुएबल थे। मजा आ जाता अगर इस पेपर में जिसने 10 क्वेश्चन कर, जिसने 10 क्वेश्चन कर लिया तो उसके 98% आए, 98 99। ठीक है, वापिस से देखो एक और क्वेश्चन आया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। जल्दी बताओ क्या तरीका है? ग्राफ है ना, दोनों के Yes, sir. LHS RHS के ग्राफ बनाओगे। LHS में आपके पास क्या गिवन है? y इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2, इसका ग्राफ बनाना है। और RHS में आपको क्या गिवन है? ये मिनिमम वाला, भी थोड़े दिन पहले बताया था मिनिमम वाले ग्राफ कैसे बनाते हैं। दोनों को पहले प्लॉट कर दो, और जो भी नीचे वाला हिस्सा है मिनिमम वाला हिस्सा वो ले लो। ठीक है, तो दोनों के ग्राफ बनाओगे, येलो वाला ग्राफ ब्लू वाला ग्राफ, और दोनों के ग्राफ आपस में कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो देखना है। तो पहले मैं दोनों को अलग अलग बना के दिखा देता हूँ। पहले देखो ध्यान से, ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा। इसमें दोनों ग्राफ बनाने पड़ेंगे आपको। देखो इसके अंदर दो चीजें, एक तो क्या ग्राफ है? मॉड ऑफ x माइनस 3। मॉड x माइनस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा बताओ जल्दी से, बोलिए। मॉड x का यहाँ पे रहेगा, तो मॉड x माइनस 3 का कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। नहीं नीचे नहीं, तीन। x में 3 माइनस हो रहा है, फंक्शन में 3 माइनस नहीं हो रहा है। मॉड x ऐसा है तो मॉड x माइनस 3 यहाँ 3 यूनिट इधर चला जाएगा। x इक्वल टू Yes, 3 पे y 0 हो जाएगा ना। x में माइनस हो रहा है, ध्यान रखना। पूरे फंक्शन में अगर ऐसा होता मॉड x माइनस 3 तो 3 यूनिट नीचे चल जाता, समझ रहा है? प्लस 3 होता तो ऊपर चल जाता, लेकिन x माइनस 3 होता मतलब इधर राइट शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? और दूसरा क्या है? मॉड x प्लस 2 तो माइनस 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है? अब आपको क्या लेना है? मिनिमम।
मिनिमम मतलब लोअर वाला हिस्सा, तो लोअर वाला हिस्सा कौन सा आएगा? ये वाला, जो ग्राफ नीचे वाला है, यहाँ पे नीचे वाला कौन सा है? ये वाला। तो आरएचएस का आपका फाइनल ग्राफ ये वाला, जो ये येलो से मैं शेड किया, आपका आरएचएस का ग्राफ बनेगा डब्ल्यू जैसा। ये समझ में आया यस बोलो? सर। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताओ कैसा होगा? इसके रूट्स रियल है क्या? यस सर। क्या क्या रूट्स हैं इसके, बन रहे हैं क्या फैक्टर? बन ये रहे हैं ना? सब बन रहे हैं -2 -1 यस सर। -2 -1 -2 -1 सही है। यस सर। बस अब क्या करना है, ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया, अब दोनों को साथ में प्लॉट कर देते हैं। रफली बना रहा हूं, ठीक है। और दूसरा -2, ये पॉइंट आपका -2 था ना, तो यस सर। -1 यहाँ पे कहीं आएगा, है ना? कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक, क्लियर है? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट। Yes, sir. करना बच्चों इससे ध्यान से, है ना? यस सर। अगला देखो 1 1 on 2, 1 1 on 2 का एक सबसे आसान, सर पीछे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था ना सर। हाँ 2 ही है, 3 है क्या? नहीं सर, मुझे एक सुनाई दिया था सर। अच्छा, नहीं 2 पॉइंट है, 2 है ना। अब देखो 1 1 को चेक करने का तरीका सिखा क्या रखा कि डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन अगर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है या ऑलवेज लेस देन 0 है, मतलब ग्राफ अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो क्या होगा? 1 1 होगा, याद है? यस सर। यस सर। तो ये सबसे आसान तरीका बच्चों, इस चीज को डिफरेंशिएट करके देख लेना। इसका डिफरेंशिएशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, आप करोगे ना, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो ऑलवेज अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन 1 1, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो फंक्शन मैनी 1। ऑन टू को चेक करने के लिए एक ही तरीका है, रेंज निकाल लो। रेंज मतलब वाई की वैल्यू कहां से कहां तक राइज कर रही है, रेंज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। वाई कहां से कहां तक कर रहे हैं, और रेंज और कोडोमेन अगर बराबर है तो ऑन टू आएगा। क्या बात समझ में आ रही? यस सर। रेंज और कोडोमेन अगर आपस में बराबर है तो आपका ऑन टू आ जाएगा। क्लियर है? करोगे खुद से एक बार ट्राई? यस सर। Yes, sir. सर मॉक टेस्ट करा हुआ है। करा हुआ है? सर मॉक टेस्ट में आया था। हाँ मॉक टेस्ट में भी आया था, सही है। और अगला देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इससे आसान तो क्या ही बनेगा, है ना? एपीजीपी का डायरेक्ट क्वेश्चन, क्लास 10th में भी ऐसे क्वेश्चन, फॉर्मूला अप्लाई करना, S40 का फॉर्मूला अप्लाई करना, S12 का 40 अप्लाई करना, 2 ही अननोन है, ए और डी, निकल जाएगा, है ना? पेपर थोड़ा आसान ही आया था। इसके बाद ए एंड बी कोफिशिएंट, अभी देखो ये कोफिशिएंट वाला भी डायरेक्ट है, जनरल टर्म निकाल के कोफिशिएंट निकालना है आपको। जनरल टर्म क्या होती है? एनसीआर। ये पेपर जानबूझ के लिया था क्योंकि इसमें हर वैरायटी का फंडामेंटल क्वेश्चन कवर था, इसलिए मैंने ये वाला पेपर लिया। सारे पेपर को मैंने एनालाइज किया था, उसमें सबसे अच्छा पेपर मुझको ये दिखा था। इस पेपर में आपका पूरा फंडामेंटल रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अगर x प्लस वाई की पावर n है, इसमें जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या था? 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। यहाँ से इसका जनरल टर्म आपको पता ही है। अब आपको कौन कौन सी टर्म निकालनी? 38 टर्म। तो 38 टर्म बताओ क्या होगा, जल्दी से बोलो। 38 टर्म क्या लिखेंगे इसकी? अरे हेलो, आवाज आ रही है? 30 Yes, sir. हाँ, तो 38 टर्म क्या होगा? अगर देखो x प्लस वाई की पावर n में जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला सबको रटा हुआ है। तो इस वाले एक्सपेंशन के लिए इसका 38 टर्म में क्या लिखूं बताओ? पहले क्या लिखूं? 29C n की जगह क्या आएगा? n की जगह 2n माइनस 1 आ जाएगा। c r की जगह कितना आएगा? या 30 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 29। फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म की पावर तो कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, और सेकंड टर्म की पावर 29 है ना? Yes, sir. यस सर। तो फिर ये बताना चाहिए ना, तो सिखा रखा है। ये आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल ए।
दूसरा क्या बोला 12। अब बताओ आप लोग 12th टर्म क्या रहेगा? 2n minus बोलो। 1 C11 The 2n minus 1 जैसे C11 एलिमेंट देखेंगे तो 1 की X की पावर power समथिंग, 11 1 की पावर क्या है इन दोनों का डिफरेंस, और x की पावर 11 है ना, तो जाएगा 2n minus 1 C11 x की Yes. पावर 11, आपका b आ जाएगा। अब आपको दोनों को इक्वेट करना है, 2a = 5b करना है, ठीक है। अच्छा, इनके कोफिशिएंट इक्वेट करना, सॉरी, द बाइनोमियल कोफिशिएंट a और b, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट, सॉरी पूरी टर्म a और b नहीं है, इनका कोफिशिएंट क्या आया, इस वाले का कोफिशिएंट क्या है ये, तो ये आपका कैपिटल A, और इसका कोफिशिएंट क्या है ये आपका कैपिटल B। a और b को इक्वेट करके n निकाल लेना, क्लियर है? Yes sir. बोलो। तो देखो ये भी आसान क्वेश्चन था, सर समझ में आ रहा है? सर इस बस ओपन, क्वेश्चन में ए बी का कम सर हाँ कुछ a b पूछ को रहा क्या था करना है? हाँ बोलो बोलो। सर ए बी जब रख रहे हैं क्वेश्चन में, तो 2n हाँ हाँ minus 1 के मतलब क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बन रही होती तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सर बहुत मतलब बहुत ज्यादा टर्म आ रही है, तो उसमें हाँ, कंपेयर जब करके भी सर ऐसा हो ना, वैल्यू देखो निकालते जब, हैं। हाँ आपकी अगर इक्वेशन बड़ी बन रही हो तो आप है ना ऑप्शन से चल जाना, ऑप्शन रख रख के देख लेना n की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, अगर क्यूबिक बन रही है तो, ठीक है, ऑप्शन से हो पाएगा। हेलो, Yes sir. एक यस बार सर ट्राई ट्राई कर करना, लेंगे अगर मान ऑप्शन लो से। देखो हो सकता है इक्वेशन बड़ी बने, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शन रख के देख लेना कि ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अगर अभी डायरेक्ट भी रख के देखे तो कुछ काम बनेगा कि, जैसे मान लो 22 रखा तो क्या बनेगा, 44 - 1 43c। अच्छा, इन दोनों का सम कितना है, ये दोनों कोफिशिएंट, अच्छा पर अच्छा इनको इक्वेट नहीं करना है, 2a + 5b भी है ना कोफिशिएंट, तो आपको हाँ वैल्यू रख रख के एक बार चेक करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। n के ऑप्शन से रख रख के देखना कि 2a + 5b किस में इक्वेट आ रहा है, तो 2 of a मतलब 5b, हाँ थोड़ा लेंदी जा सकता है, 2n - 1 2n - 1 तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे की टर्म में थोड़ा लेंदी जाएगा, फिर वहां पे ऑप्शन रख रख के देखना, क्लियर है? यस सर ऑप्शन रख के देख लेंगे। ये देखो उसी में समझ जाएगा, एक्चुअली क्वेश्चन में ये जनरल टर्म निकालने में आपको 15 सेकंड लगने चाहिए है ना, बाकी आपका 3 मिनट 2 से 3 मिनट वैल्यू रख के चेक करने में जाएगा, तो इस क्वेश्चन को करने में 3 से 4 मिनट जाएंगे, लेकिन 4 नंबर देके जाएगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा पता नहीं, मैंने देखा नहीं, टफ है। 2 let 2, 3 इज द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल फॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन था, कैसे करोगे? पहले वाले का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 2 से 3 में है ना, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन लेस देन 0 b से c में, आपको a b c निकालना है, क्लियर है? ट्राई करोगे खुद Yes. से एक बार, ये डुएबल क्वेश्चन है बच्चों, एक बार थोड़ी सी मेहनत लगेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसका सॉल्यूशन अभी ग्रुप में मैं आपकी शीट में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करोगे, ये बहुत आसान है। देखो यहाँ पे क्या बोला, क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऐसे भी क्वेश्चन बच्चे देख के छोड़ देते हैं, लेकिन ये देख के छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx था, इस पूरे फंक्शन पे लिमिट अप्लाई होगी, तो मुझे बताओ जब लिमिट x इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो इस लिमिट किस पे अप्लाई हो रही है, x पे, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1, है ना, Yes Yes sir. sir. यस सर सारा क्या हो जाएगा 1, तो आपका डायरेक्ट fx आ जाएगा। fx कितना आ जाएगा, इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, द डिटर्मिनेंट ऑफ a + 1 1, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx आ जाएगा बेसिकली, b a 2 b a 1 b + 1 है ना, ये ओपन कर लोगे, ये a और b के टर्म्स में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, a b और कांस्टेंट के टर्म्स में, उसको बस अब डायरेक्ट इससे कंपेयर कर लेना, लैम्डा और म्यू आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आई बात समझ में? Yes sir. Yes sir. अब देखो मैंने बार बार एक बोलता हूँ ना, दिखने में अजीब दिखाएगा, ये भी बहुत अजीब दिख रहा था, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ गए थे इस क्वेश्चन को, लेकिन सिंपल sin x upon x, ये तो लिमिट का सबसे आसान फॉर्मूला है कि नहीं है?
लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 पुट अप करनी थी, डिटरमिनेंट को ओपन करना था, सिंपली डिटरमिनेंट को ओपन करना। जैसे ही ओपन करोगे, कंपेयर करोगे, a का कोएफिशिएंट, b का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लैम्डा म्यू और वो तीसरी वैल्यू तीनों आ जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन आपने किया था एग्जाम में कि छोड़ दिया था? आज सुबह अटेम्प्ट भी किया था ये पेपर, ठीक है? तो ये इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ढंग से पेपर अटेम्प्ट करो। ओके, देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब भी आपको एक स्टैंडर्ड ना दे, आपको एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी जनरल, x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये भी क्लास में करा रखा है। वर्टेक्स गिवन है 3/2,3 और आपको पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे तरीका क्या होता था? पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पता है, वर्टेक्स पता, तो पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? जनरल है कोई, मतलब ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं, जनरल एक डायरेक्ट्रिक्स है कोई और एक वर्टेक्स है, तो पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखोगे? सर पॉइंट एज्यूम करके फिर लिख लेंगे, डिस्टेंस इक्वल करके। हाँ, पैराबोला का फंडामेंटल क्या है? पैराबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी होती है? 1, मतलब रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट वर्टेक्स एंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, इनका रेशियो कितना होता है? 1 होता है। पैराबोला क्या होता है? उसका वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है कि नहीं होता है? तो आपको क्या करना है? Yes, sir. पीवी बराबर पीएम, सिंपली स्क्वायरिंग करोगे, दोनों तरफ साइड करोगे, तो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ये भी बहुत डायरेक्ट और सर इजी ये क्वेश्चन। वर्टेक्स से थोड़ी होता, फोकस से होता है ना। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, फोकस निकालना पड़ेगा हाँ वर्टेक्स। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा जल्दबाजी में, सॉरी। फोकस निकालना पड़ेगा, फोकस निकालना पड़ेगा, सॉरी। फोकस कैसे निकालोगे? सर डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस निकाल के उसके बाद। नहीं, डिस्टेंस से थोड़ा लेंदी चल जाएगा, आपको फोकस निकालना। परपेंडिकुलर निकाल के मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देना है। वैसे नहीं, आप ये पॉइंट निकालो, मैं बताता हूँ। देखो, फोकस निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपको ये वर्टेक्स गिवन है, हाँ है ना? ये आपका Yes, sir. फोकस होगा। ये मान लो कोई पॉइंट है ओ, ये ओ पॉइंट पता कर लो। जैसे ये ओ पॉइंट आ जाएगा, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके एफ निकाल लेना। स्टेप 1, मतलब पहले आपको क्या निकालना है? ओ, देन फाइंड एफ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि वी पता है, ओ पता है, फिर आपका एफ आ जाएगा। एफ मतलब फोकस। देखो जल्दबाजी में ऐसे गलती होगी, यहाँ पे वर्टेक्स दिया था, मैं फोकस समझ गया उसको। आपका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर है? तो आप Yes, बताओ, sir. ओ कैसे निकलेगा? ओ निकालने के लिए आपको दिख रहा है, ओ जो है वो एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपकी एक्सिस है। तो एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ओ निकालने के लिए आपको एक्सिस की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्या आप एक्सिस की इक्वेशन लिख सकते हो? जल्दी बताओ। क्या एक्सिस पे पॉइंट पता है? अरे बोलो, एक्सिस पे पॉइंट दिया हुआ है, Yes, है sir. ना? और एक्सिस का स्लोप कितना होगा? बताओ। परपेंडिकुलर है ना दोनों लाइन, इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप बताओ कितना है? -1/2। तो एक्सिस का स्लोप कितना होगा? m1 m2 -1 परपेंडिकुलर। अरे हाँ है ना? Yes, sir. m2 कितना आ जाएगा? 2। एक्सिस का स्लोप कितना आ जाएगा? 2। दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो m1 m2 कितना होता है? -1 होता है। तो अब देखो, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। एक्सिस की इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लेना। सॉल्व इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को साथ में सॉल्व करोगे, यहां से आपके पास पॉइंट ओ आएगा। ओ मतलब ये वाला पॉइंट, क्योंकि दोनों किसके? ओ इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ना। ओ निकल जाएगा, ओ पता है, वर्टेक्स पता है, फिर मिड पॉइंट से फोकस निकालना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्या बात समझ में आ रही है? बताओ। Yes, sir.
Yes, sir. Yeah. मेरा ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन को पढ़ते समय, मैंने वर्टेक्स को फोकस समझ लिया था, तो क्वेश्चन मेरे को लगा इजी है। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा अच्छा बन गया, लेकिन ये भी क्वेश्चन क्लास में करा रखा है। आप अगर आप पुराने किसी ने नोट्स उठा के देखोगे सेम क्वेश्चन क्लास में, कि जब भी वर्टेक्स पता हो, डायरेक्ट्रिक्स पता हो और फोकस निकालना हो, तो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ओ कैसे निकलेगा? एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को साथ में सॉल्व करने पे। और एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप की मदद से। पॉइंट कौन सा है? वर्टेक्स। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। एक्सिस की इक्वेशन निकाल के फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के साथ में सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ आ जाएगा। ओ पता है, वी पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके फोकस आएगा। फिर किसी भी जनरल पॉइंट फोकस का आप डिस्टेंस पीएफ इक्वल टू पीएम कर देना, वहां से आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आएगी। ठीक है, Yes, बोलो। sir. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, करना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम होने वाला है। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, दिखने में अजीब था। ये मैं चाहता हूं आप एक बार खुद से ट्राई करें। परफेक्ट। इसको कन्वर्ट इनटू, जब भी कॉट इनवर्स आता है ना, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, उससे चीजें थोड़ी आसान दिख जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती थी? याद करो। टेन Pi by इनवर्स एक्स 2 को कॉट minus इनवर्स में 4 कैसे लिखते हैं? By 2 हाँ एक तो वो तो, हाँ पाई बाय 2 वाला भी अप्लाई कर सकते हो, और एक और होती थी, एक और होती थी ना, ये वाला भी होती थी। Yes, sir. लेकिन Yes, इसमें sir. 2 कंडीशन होती थी, याद करो। ये स्पेशल केस था। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो क्या करते थे? याद करो, लिखाया था माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। याद रखना, ठीक है। ये हर बार डायरेक्ट मत कर देना। देखना इनपुट अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x या कॉट इनवर्स 1/x को टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हो डायरेक्टली इफ द इनपुट इज पॉजिटिव। लेकिन अगर इनपुट नेगेटिव है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो कॉट इनवर्स Yes. 1/x कितना हो जाएगा? पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स। अगर इनपुट नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स 1/x को क्या लिखोगे? पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स। तो देख लेना कौन सा इसमें वर्क कर रहा है। ठीक है, Yes, sir. वापिस ट्राई करना इसको। ये हिंट दे दी है, इसमें काम हो जाएगा आपका। अब देखो कितनी बार चिल्ला चिल्ला के क्लास में बोला इमेज वाले क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे, और देखो आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? इमेज ऑफ द Yes. पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू लाइन। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो जेई में भी कभी कभी प्रिडिक्टेबल होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता आ जाते हैं, हो सकता नहीं है, लेकिन बहुत सी बार प्रिडिक्ट किया जाता है। पॉइंट क्यू बोला क्या? पी इज द इमेज ऑफ द पॉइंट क्यू। तो क्यू आपका ये रहा, और पी इसकी इमेज है। आप भी अगर देखोगे तो हैंड रिटन नोट्स में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है इसी चैप्टर से। इमेज को मान लो कुछ दिया है क्या? पी इज द इमेज ऑफ द पॉइंट क्यू। ठीक है, तो मान लो इमेज आपकी कुछ है अल्फा बीटा गामा। मुझे बताओ इमेज निकालने के लिए क्या तरीका सिखाया था? जल्दी से जल्दी बताओ, इमेज कैसे निकालते थे? इसका सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी? क्या निकालेंगे? सर लैम्डा इक्वल कर देंगे। So lambda से equate कर देंगे इस इक्वेशन। हाँ फिर क्या करेंगे? अच्छा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लैम्डा इक्वेट करके इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर सकते हो। तो मान लो ये पॉइंट आपने अज्यूम कर लिया एम। ये पॉइंट एम क्या आ जाएगा आपका? लाइन के ऊपर पॉइंट अज्यूम करने का तरीका लैम्डा के टर्म्स में, हर एक को लैम्डा से इक्वेट कर दोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट आ गया। अगर अब ये पॉइंट एम आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। एम निकालने के लिए क्या तरीका? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आपको। एम कैसे निकालोगे? सर जल्दी बताओ। एम और क्यू का वो वेक्टर निकाल लेंगे सर। वेरी गुड। टू फाइंड एम क्या स्टेप्स रहेगी? स्टेप 1, आप एम और क्यू का वेक्टर निकालो। क्यू एम वेक्टर। क्यू एम वेक्टर कैसे निकालोगे? क्यू वेक्टर माइनस एम वेक्टर, है ना? यस Yes, सर। sir. एम पता चल गया आपको लैम्डा के टर्म्स में, क्यू पता है आपको, तो एम और क्यू, क्यू एम वेक्टर लैम्डा के टर्म्स में आएगा, है ना? इसके बाद क्या Yes, करोगे sir. लैम्डा निकालने के लिए? बताओ जल्दी से। So Q M सर vector फिर ये लाइन और के Q पैरेलल vector वेक्टर से vector. डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे सर।
वेरी गुड। लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है? बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बहुत बढ़िया। तो लाइन के पैरेलल वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे? 0 से इक्वेट। 0 के इक्वल। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यहां से आपके पास लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ जाएगा मतलब पॉइंट m आ गया। पॉइंट m का क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट। इसमें लैम्डा की जगह ये रख दोगे तो पॉइंट m आ जाएगा। अब m पता है, q पता है, p कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट फॉर्म। वेरी गुड। मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड p, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला इन q m n p। तो इससे आपके पास p आ जाएगा। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट में क्या बोला है? आपके पास q है, p आ गया, q आ गया, p पता चल गया, q पता चल गया। अब r क्या बोला है? r 5, p, q इज द पॉइंट ऑन द लाइन। अब ये कोई पॉइंट है r इस लाइन के ऊपर, वो r कैसे निकलेगा? उसका x कोऑर्डिनेट पता है, y और z निकालना है। x कोऑर्डिनेट 5, y और z निकालना है। कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, जल्दी सोचो। x 5 है, y और z पता करना है। कैसे निकालोगे? ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। अरे यार सोचो जल्दी से, पॉइंट r कैसे निकालोगे? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर। तो बताओ, ये तो आना चाहिए आपको। सोचो थोड़ा सा, वापस बना रहा हूँ लाइन। देखो, कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन है x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/3 इक्वल टू z/4। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, कोई भी रैंडम पॉइंट है, मान लो r, जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता करने हैं, जिसका एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, x कोऑर्डिनेट पता है, y और z कोऑर्डिनेट पता करना है। कैसे पता करोगे? सर ये पुट कर देंगे लाइन में। रख दो, बस सिंपल। लाइन में रख दो x कोऑर्डिनेट, हाँ है ना? यस सर। यस सर। x की जगह 5 रख दें, y की जगह p रख दो। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। अब ध्यान रखना, भूल मत जाना। अब Yes, इसको sir. इक्वेट करेंगे तो p आ जाएगा, वो पहली और आखिरी को इक्वेट करेंगे तो q आ जाएगा। आ जाएगा कि ये आ जाएगा? यस Yes, सर आ sir. जाएगा। p प्लस 1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/2। दूसरा q/4 इक्वल टू 4/2। p और q आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। अब आपके पास एक ट्राइंगल में PQR है, एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बोलो, सर वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर हाफ। फॉर्मूला बोलो, इसका हाफ। डिटरमिनेंट ले लेंगे सर। नहीं, डिटरमिनेंट नहीं, वेक्टर के फॉर्म में कैसे निकालते थे? वेक्टर में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाया था? सर a क्रॉस b हाफ कर देंगे। ए क्रॉस बी सर। तो मतलब यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर अज्यूम कर लो, इसके कोई भी दो साइड, ए क्रॉस बी मतलब साइड्स होती थी, तो कोई भी दो साइड ले लो। मान लो एक ले लिया आपने QP और एक दूसरा ले लिया QR, कोई भी दो ले सकते हो। तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ QP क्रॉस QR, इससे एरिया आएगा। ठीक है, यस सर। बोलो। यस यस सर। सर। ध्यान रखो, भूलो मत। एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंपल फॉर्मूला क्या था? कोई ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल में अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन है, या मान लो वेक्टर ए है या आपका वेक्टर बी है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की दो साइड है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? हाफ नहीं आएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये अगर यहीं पे अगर डायगोनल आ जाता है, कोई भी रैंडम डायगोनल, डायगोनल का एरिया कैसे निकालते हैं? उसके सॉरी डायगोनल नहीं, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आ जाए तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे? D1 वेक्टर D2 वेक्टर की मदद से। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ D1 प्लस D2। D2। ये तीनों चीजें भूलनी नहीं है। क्लियर है? और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट Yes, sir. कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट की मदद लेते हो। IJK यस ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? IJK, यहाँ पे ए वेक्टर के कोएफिशिएंट, यहाँ पे बी वेक्टर के कोएफिशिएंट, इससे आपका वेक्टर आएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वेक्टर का? अंडर रूट ऑफ a² + b² + c²। क्लियर है? यस सर।
अब करना, इसको सॉल्व जरूर करना, अधूरा मत छोड़ना, अच्छा क्वेश्चन है, इस एक ही क्वेश्चन में पूरा रिवाइज हो जाएगा। पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीख Okay, लोगे, sir. फुट ऑफ परपेंडिकुलर से इमेज निकालोगे, इमेज निकालने के बाद लाइन के ऊपर पॉइंट कैसे निकालना वो, फिर उसकी मदद से ट्राइंगल। तो क्वेश्चन अच्छा था एक्चुअली में, कम से कम 4 मिनट लेगा। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन का था, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे रूट क्वाड्रेटिक, कैसे करेंगे जल्दी बताओ। जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या फिर ऊपर नीचे सेम फंक्शन आए, ध्यान रखना ऊपर नीचे सेम टाइप का फंक्शन आए, जैसे ऊपर साइन कॉस का टर्म नीचे भी साइन कॉस का टर्म, तो हमेशा क्या करने का, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना है। तो न्यूमरेटर को कैसे लिखोगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। पहले न्यूमरेटर को इससे करोगे, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर कंपेयर करके ए बी सी पता कर लेना, कंपेयर एंड फाइंड ये कांस्टेंट एबीसी, याद आ रहा है ना, कांस्टेंट कैसे निकालोगे, कंपेयर करोगे, Yes, sir. एबीसी निकल जाएगा, बोलो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देना, ठीक है। फिर आपका जो बस क्या जाएगा, तो 8 इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। अब जब आप डिनोमिनेटर को अलग अलग करोगे तीनों में एबीसी निकालने के बाद, अब तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ए का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स, यहाँ पे क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको टी मानोगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, यस सर। बोलो, क्योंकि हमने जानबूझ के क्या लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो नीचे डिनोमिनेटर ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को टी ऊपर वाला dt, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, Yes, sir. और यहाँ पे क्या आएगा, c कांस्टेंट 1 बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब रूट ऑफ, क्लियर है, Yes, sir. यस सर। देखो इससे डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अब रूट क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बना के स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है। Yes, sir. ये भी अभी इंटीग्रेशन का जब मैंने क्लास ली थी सिखाया था, अप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसको घर पे ट्राई जरूर करना, मैं कराऊंगा नहीं, है क्लास में करा रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, पूरा इंटीग्रेट करके फिर कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा निकालना। ऐसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए इंटीग्रेशन के, बहुत अच्छा पेपर था एक्चुअली, ये आपकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कराएगा। एक बार वापस से रीअटेम्प्ट करके आंसर मैच करना, क्लियर है। वापस देखो Yes, sir. इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आ गए। अब ये क्वेश्चन कौन सी वेराइटी का है, देखो ध्यान से, जल्दी बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सी वेराइटी है ये, लीनियर सर। Linear. लीनियर। एलडी देखो पहले भी लीनियर है, एक ही पेपर में 2 लीनियर के क्वेश्चन आ गए, और क्या चाहिए। 24 थोड़ा पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन है, आसान है, ट्राई करना। और 25 भी आसान है, हाइपरबोला पे कोनिक सेक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, एसेंट्रिसिटी लेटेस्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाइपरबोला में, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला, इलिप्स और हाइपरबोला में सेम ही तो होता है, जल्दी बोलो। हाँ 2b² सिंपल, याद रखा करो। और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 माइनस, अगर नॉर्मल वाला हाइपरबोला तो 1 माइनस सॉरी 1 प्लस b² और कॉन्जुगेट वाला है तो 1 प्लस a² यस E1 सर। E2 का फॉर्मूला। प्लीज ट्राई करना इसको, ये आपका कोनिक सेक्शन का अच्छा क्वेश्चन है, रिवाइज करा, जिसने भी कोनिक का पढ़ रखा है तो वो ट्राई जरूर करना, ये पेपर हो। देखो इस पेपर में थोड़ा ये इजी, मतलब मैं नहीं कहूंगा पेपर टफ था, सॉरी इजी कैटेगरी का पेपर आया था, लेकिन हाँ ये पेपर जानबूझ के सिले, आपके पास 9 शिफ्ट थे, 9 में सबसे अच्छा पेपर मुझे ये लगा, क्योंकि इसमें लगभग हर चैप्टर के फंडामेंटल कवर है। तभी अभी मैं आपको छोड़ रहा हूँ 9:30 बजे, थोड़ा सा ब्रेक लेके 10 बजे 10 से 11 में एक बार वापस से इसको रीअटेम्प्ट करना, और फिर कल वाला पेपर, कल भी आपको एक पेपर और मिलेगा, ग्रुप में आ जाएगा और आपकी शीट पे भी अवेलेबल है, फिर कल उस पेपर को अटेम्प्ट करना, क्लियर है। फिर शाम को फिर से डिस्कशन करेंगे। Yes, sir. Okay, sir. इससे देखो आपको पूरा मैथमेटिक्स 3 बार रिवाइज हो जाएगा। हाँ बोलो। सर लास्ट में आंसर की लगा दीजिएगा, कोई आंसर फिर चेक करना पड़ता है ना। अच्छा हाँ, वो मैंने बनाई नहीं थी, चलो मैं आंसर की बनानी पड़ेगी मुझे पूरी वापस से। अभी तो आप सॉल्यूशन से देख लेना, अगले पेपर में कोशिश करूंगा आंसर की भी भेज दूं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ओके। इस पेपर को रीअटेम्प्ट कर लेना आज वाला तो वापस से, और फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने
उसको सॉल्यूशन से वापस एक बार रेफर कर लेना, बाकी मैंने सीखा तो लगभग सब दिया है। एंड आज और कल मैं डिस्कस करूंगा, फिर 29 को मैं ट्रेवल करूंगा तो अमन सर क्लास लेंगे 29 तो 30 को, ठीक है। तो मैं प्रोबेबली कल मेरी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि फिर मेरे को थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ मैं, हिमाचल धर्मशाला। यहाँ पे कोई हिमाचल का बच्चा है? यस सर। No, sir. ठीक, हाँ, हिमाचल में जो 11th के बच्चे उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनका एक बूट कैंप रखा हमने धर्मशाला में, तो 6-7 दिन वहीं पे रहूंगा। दीक्षांत कहाँ से हो आप? कौन सी सिटी से? सर सिरमौर से हम। सिमोर से? अच्छा अच्छा, धर्मशाला दूर है वहां से? यस सर। और आयुष आप कहाँ से हो? सर कांगड़ा। कांगड़ा। वहां धर्मशाला कितना दूर है? सर 15-20 किलोमीटर। हाँ, तो फिर तो आ जाना मिलने अगर टाइम हो तो। आपका पेपर किस दिन है जेई का? 7 को। अच्छा अच्छा, लेट है। तो देखो वहां पे है फैसिलिटी, आपको अगर पढ़ना भी हो तो भी आ सकते हो, ठीक है। मुझसे अलग से मैसेज कर देना, मैं आपको लोकेशन बता दूंगा वहां पे, ठीक है। और कुछ डाउट वाउट है, कुछ भी पढ़ना हो तो आ जाना, यस मिलने सर। आना तो मिलने आना, तो टाइम हो तो, ठीक है। धर्मशाला में कोई लोकेशन होगी, ठीक है, वहां पे आना। यस क्लियर सर। है? चलो यस बच्चा, समझ में आया आज का लेक्चर फायदेमंद था आपके लिए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे कल और करेंगे, फिर परसों और नरसों 2 दिन अमन सर को बोल दूंगा, वो पेपर डिस्कस कर देंगे, तो आपका 4 पेपर अच्छे से डिस्कस हो जाएंगे, तो काम हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग भी जब बाद में अगर आपके पेपर लेट हो तो 31 तारीख से आप लोग भी जेई के पेपर सॉल्व करना, या फिर अवंती के पुराने पेपर सॉल्व कर लेना है, 2024 के पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है। नी पेपर मिले तो ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना। चलो ठीक, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय Bye, सर। sir. Thank you.